टेंशन ना लीजिए क्योंकि कुछ ठीक नहीं होगा। हम लोग लोग लिखते हैं टेंशन ना लीजिए सब ठीक होगा, किसी के स्टेटस में टेंशन ना लीजिए क्योंकि कुछ ठीक नहीं होने वाला। ठीक, जो चीज जैसे है एज इट इज छोड़ दे, आप अपने रास्ते चलते चलो, सबसे बढ़िया रास्ता है। बाकी जो चीजें हो रही है उससे कभी ठीक कहती है कि अगर आप किसी भी चीज को एज इट इज नहीं लेंगे तो आपके लिए डिस्टर्बिंग है। जैसे एज इट इज क्या, आ रहे हैं, रोड जाम है, रहने दो, हाँ अपना जाम में पड़े रहो, थोड़ा सा इधर से उधर मौका मिले या समझ में आए कि यहाँ से अपना हम बाईपास कर सकते हैं, सट से करके निकल जाना चाहिए, है ना। लेकिन ओवरऑल आप ये किसी को तुरंत खड़ा होकर आप ट्रैफिक का काम नहीं कीजिए, ये इधर जाओ, ये रुको रुको रुको, पकड़ के देगा एक चाटा कोई, आए टीवी में होता है, बहुत सारे लोग करते हैं रियल में, हाँ खड़ा होकर सोते वही ट्रैफिक बन जाएगा। अरे बस जिसका जो काम है करने दो। शुरू ममता बनर्जी जब ये बनी थी चीफ मिनिस्टर बनी शुरू में, तो एक बार जा रही थी, न्यूज़पेपर में आया था एकदम इनिशियल स्टेज में, तो जा रही थी तो एक जगह कहीं उनको जाम मिल गई, तो खुद खड़ा होकर जाम हटाने लगी। अंत में उसके महकमा पुलिस विभाग कहा कि मैडम आपका अपना जो काम है करिए। कहाँ आप करिएगा, प्रशासन है, प्रशासन अपना काम करेगा, और डेली का समस्या है। आप यहाँ से आगे निकलिएगा, वहाँ पर भी चौक पर 500 आदमी का ट्रैफिक है, तो लोड तो है ही है सिटी पर, मेन रोड पर तो लोड है ही है, कहाँ आप कंट्रोल कीजिएगा। आप यहाँ लगिएगा करने के लिए तो ट्रैफिक आपके और ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, पब्लिक और आपको देखने के लिए आ जाएगी, और समस्या प्रशासन का हो जाएगा, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि जो सिस्टम है उस सिस्टम में अपने आप को एडजस्ट कर लो, और उसी सिस्टम से फिर अपने आप को निकाल लो, क्योंकि सिस्टम में रहोगे तो फंसे रहोगे। कहा हुआ रे, नाक का लगा रही है, उगा रही है, क्या बात है, फोटो खींच ले। कहा हुआ तुम्हारी सहेली आज नहीं आई। तो देखो अधिक चेहरा उड़ा नहीं, तो ये काला काला लग रहा है, ऐसे कब गोरा थे। ये वो कह दिया तो ऐसे ही पिनक गया। ये वो बोला कि सर आँख पर लाइट लग रही है, तो हम कहा कि बुझा देंगे तो हम पहले ही काला लगते, आओ काला हो जाएंगे। वो हंसने लगे, वो पूछ हो गए, और ठीक है वो लड़की गोरी गोरी है, उसको यहाँ खड़ा कर दो, उसके रिफ्लेक्शन से हमारा चेहरा साफ रहेगा। तो वो कुछ बोली, हम कहेंगे तुम्हारे से तो उल्टा हुआ कि मेरा भी जो है चला जाएगा। बड़ी कस के नाराज हो गई। किसी खूबसूरत लड़के को खूबसूरत कर दो तो बड़ी खुश, लेकिन किसी काली लड़के को यहाँ काली करके देख तो बड़ी पिनकेगी रे। क्यों से गया, क्यों कुछ पढ़ा जाए, ऐसे ही 4:45 बज गया। थोड़ा सा कर लेते हैं, जब वीडियो ऑन कर दिया तो उसी को कर लेते हैं जहां पर हम लोग छोड़े थे, है ना। इसमें जो है 2 बातें समझ लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। चैप्टर से हो सकता है कि परीक्षा में पूछ दे। वो जो है ये कि एक तो हम लोगों ने आइसोक्वांट के बारे में समझा। आइसोक्वांट इज द लोकस ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 इनपुट्स that produce the same level of output। लिखी है श्रेया आइसोक्वांट के बारे में। अच्छा ठीक, आइसोक्वांट का तो इसका डिफिनेशन क्लियर है ना। तो देख आइसोक्वांट का ये आउटपुट कर्व है, ये जो है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में काम आता, माने इसके डिस्कशन होती है। आइसोक्वांट कर्व का डिस्कशन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में, बात समझ में आ रहे हैं। इसमें हमारे पास आउटपुट जो है वो फंक्शन है 2 इनपुट्स का।
टू इनपुट से हम आउटपुट को डिस्कशन करते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखते हैं कि आइसोक्वेंट कर्व इज ए लोकस ऑफ various alternative ये सब एक बार भी दिमाग में सेट कर जाएगा ना, तो ताव उम्र होता है। हम भी तुम्हारे एज में थे तो तुमको एक चीज़ बताया अपनी एक्सपीरियंस। हम लोग का 9th क्लास में थे, 9th क्लास का मतलब उस समय 83 की बात है। हाँ 83 में हम 9th क्लास में थे। 85 में बोर्ड किया 10th। 85 90 में ग्रेजुएशन किया। तो उस समय क्या हुआ कि 9th क्लास में ही इकोनॉमिक्स और कॉमर्स हम लोग के उस समय चॉइस मैंने लेना था, तो हमने इकोनॉमिक्स ले लिया। तो पहला दिन क्लास हुई, तो पहले दिन क्लास में हुआ कि उस समय हम सेक्शन डी में थे शायद। हम मरवाड़ी हाई स्कूल से बोर्ड किए, पटना में है। तो क्या हुआ कि अलग अलग चुनने के बाद तो हो गया। तो जितने भी सेक्शंस में लड़के रहते थे, क्योंकि कुछ कॉमर्स लेते थे, कुछ चॉइस था, और कुछ आर्ट्स लेते, ये इकोनॉमिक्स लेते थे, तो हम इकोनॉमिक्स चुन लिए। है तो क्या होता था कि जब लास्ट पीरियड में होते थे घंटी, तो क्या हुआ कि जब होता था तो जो कॉमर्स वाले थे उनको, मैंने जो कॉमर्स लेते थे उनको एक अलग रूम में बैठा दी जाती थी, इकोनॉमिक्स वाले को अलग रूम में बैठा दी जाती थी, ताकि टीचर रहते थे कि एक ही बार में सभी सेक्शंस के लड़कों को क्लास ले लेते थे। ऐसा होता है स्कूल्स में। तो क्या हुआ, श्रेया हुई, एक मेहता सर थे, वह इतना मोटा रूल लेकर चलते थे यार, इतना बड़ा रूल रहता था। आई क्लास में डिस्कशन किए, बताएं एडम स्मिथ की, आज तो जुबान पर एडम स्मिथ आता, उस समय तो आता ना था। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा? एडम स्मिथ है ना, अर्थशास्त्र का जिन्हें पिता कहा जाता है ना, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और मार्शल का और रॉबिन्स का, रॉबिन्सन, मार्शल, एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ और मार्शल का दिए कि अगले दिन सब लोग याद करके आएगा। खाली यही एक लाइन थी, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अगले दिन क्लास हुआ, पूछा गया, माने टोटल का टोटल बेंच खड़ा हो गया, किसी को याद नहीं हुई। लंदन लिए रूल और प्रत्येक, अरे तुम लोग भी 9th क्लास, 7th क्लास, 6th क्लास का समय समझती होगी। आज तक होता है कि चलो कुछ चीजें मेमोरी में है, लेकिन लोअर सेक्शन में तो कभी रहती होगी, तो कभी कभी टीचर एक छोटा सा चीज भी याद नहीं होती है, कुछ भय को नहीं होती है बातें। मार्शल का तो थोड़ा लंबा था, इनका तो केवल इतना ही था, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। किसने कहा? किसने कहा? ये बात भी आती है। पूरा क्लास खड़ा हो गया, सबको दो डंडा लगाए सर, एक दाग ऐसे पड़ा, एक दाग ऐसे पड़ा, और दोनों हाथ सही रह गया, सब पूरे बच्चे को, मैं भी खा गया। क्लास जब खत्म हुआ तो घंटी लग गई, तो छुट्टी का टाइम था, तो हाथ दोनों लाल, हाथ मुड़ता नहीं है, हाथ में लग जाएगी तो बाहर निकले तो एगो हमारा दोस्त था, ऐसे भी मेरा कॉलेज में या स्कूल में मेरा कोई क्लासमेट नहीं था, हमेशा सिंगल ही रहे। तो क्या हुआ कि एक छोटे एक साथी था, थोड़ा सा हमारे से भी साइज में कम था, उसको नाना जी कहते थे। वो अपने ननिहाल में रहकर पढ़ रहा था। वो बोला कहाँ हुआ? मैं देखो ना भाई, देखो तो ऐसे कर रहे हैं, दोनों हाथ लाल देगा, कैसे करें, चलो कॉमर्स वाला में। उसे सर बहुत बढ़िया है, मारते नहीं है। फिर उसके बाद कॉमर्स पढ़ने चले गए। एक घंटा खाने के बाद दोबारा उस क्लास में नहीं गए, कॉमर्स क्लास में चले गए। अगला पूरा सेशन हम बोर्ड किया कॉमर्स से। बताओ, एक दो डंडा आज इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं उस सीयू के स्टूडेंट को। फिर उसके बाद
HS हुआ, HS हम किए साइंस से, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से। फिर उसके बाद वो किए थे ओरिएंटल कॉलेज से। फिर उसके बाद उस समय ये 10+2 नहीं था। फिर उसके बाद हम लोग ग्रेजुएशन किए पटना यूनिवर्सिटी से। उसमें 10 पहले 2 इयर्स में एक बार परीक्षा होती थी, 2+1 होता था। फिर उसके बाद 90 के बाद 1+1+1 हुआ, अब तो 6 महीने का हो गया। तो फिर उस समय मेरा कम्बिनेशन बना इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और इंग्लिश, और फिर इकोनॉमिक्स में हमने ऑनर्स किया। तो पीरियड होता, फिर उसके बाद फिर भी पढ़ते गए। तो चूँकि उद्देश्य नहीं था कि कोई बड़े करना है, नौकरी तो करने के लिए शुरू से ही माइंड मेकअप नहीं था। पिताजी से हमेशा इस विषय पे होती रहती थी। हमारे सर तो वो भी कहते थे, हम कहा कि सर हमको नौकरी नहीं करना, आई डोंट वांट टू बी एम्प्लॉयड। बड़ी पिनकते थे सर। और नहीं है कि अपने लाइफ में कभी किसी के लिए खड़ा होकर सलाम ठोकने का काम, ऐसे ही घूमते रह गए। क्योंकि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि कभी कोई चीज़ की कमी बुझाए, क्योंकि अपनी चाहत बहुत छोटी है, छोटी छोटी चीज़ों से अपनी संतुष्टि हो जाती है। अगर बड़ी नीड हो तो बड़े पैसे की दरकार होगी, बड़े पैसे के लिए हमको बहुत जगह कंप्रोमाइज़ करना होगा। और जब हम छोटे सी चीज़ों से अपने आप को वेल सेटिस्फाइड कर ले, अगर हम 5 स्टार होटल का आनंद, तुम काहे बज रहा है, तो चीज़ें होती है। तो आप थोड़ा सा पढ़ाई कर लें। तो मैं कुछ लिख रहा था, देखें अब होता है कि इतनी सारी बातें हैं, बोलने के बावजूद भी लिखेंगे। एक होता है कि अगर हम क्लास को रटे रहें या कोई चीज़ को रटे तो क्या होगा, हम लगातार हड़बड़ में रहेंगे, बोल के निकल जाए, नहीं तो भूल जाएंगे। यही ना होता है लोअर क्लासेस में। लेकिन जब एक दो बार आप उसको कर, हम वास्तव में हम बताएं आपको कि हमने जो इकोनॉमिक्स सीखा आफ्टर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद ऐसे घूमते टहलते रहते थे, नहीं होता है ना। नहीं तो उसके बाद वैसे घूमते टहलते रहते थे, स्कूटर, उस समय स्कूटर चलाते थे। फिर उसके बाद फेजर वगैरह चलाए। तो एक प्रोफेसर थे, ऐसे शाम में टहल रहे थे, उनके यहाँ चले गए। फिर वहाँ से पढ़ाई पढ़े तो पूछे हमसे क्या पढ़िएगा, हम कहा देखिए सर ग्रेजुएशन तो हो गया, प्रोफेसर थे, लेकिन हमको इकोनॉमिक्स समझना है। तो वहाँ बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स आते थे जो यूनिवर्सिटीज़ के होते थे या कोई कम्पिटिटिव होते थे। तो मेरे से कुछ एक आध दो लड़का पूछा क्या करने आए, हम कहने क्या किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, कुछ का नहीं। तो एक बार तो चौंकता था, उस समय 5,000 रुपये दिए थे केवल एक विषय के लिए। तो फिर बोलते पढ़ते क्यों, कैसे ही पढ़ रहे हैं, इधर उधर घूमते टहलते रहते हैं, तो कम से कम कुछ अच्छे व्यक्ति के संपर्क में रहें। ऐसे भी घूम रहे हैं तो ऐसे भी घूम रहे हैं, तो लेकिन अगर घूमते टहलते अगर अच्छे व्यक्ति के संगत में रहेंगे, 2-4 चीज़ तो बच जाएगा, जुबान बच जाएगा, है ना। अगर अच्छे व्यक्ति के साथ रहेंगे तो कम से कम गंदे शब्द तो नहीं बोलेंगे, कम से कम 2 घंटा तो एक अच्छे वातावरण में बैठेंगे, लाइट में बैठेंगे, अंधेरे में तो नहीं बैठेंगे किसी गंजेरी के साथ, होता है ना। तो जानबूझकर खर्चा करना चाहिए अच्छे वातावरण में रहने के लिए, अपना खर्च करके। और वो भी ये सब चीज़ें होती है जो आपको, जैसे उसने ठीक कहा कि आप तनाव नहीं लीजिए, लेकिन वही तनाव लेते कि हमको कंपटीशन करनी है। सर के यहाँ जाते थे रात में 8 साढ़े 8 बजे 9 बजे, उस समय या दाढ़ी रखते थे या मोछ रखते थे। सर के यहाँ जाते थे, गाड़ी लगाया, पान पने चाय पीते थे, पान खाते थे, चाट खाते थे, तब सर के यहाँ जाते थे। 9 साढ़े 9 बजे रूम में जाते थे उनका। फिर उसके बाद निकलते थे तो मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट पढ़ाते थे, 3 घंटा बैठते थे। बोले श्रेया इसका क्या लिखोगी, IQ कर्व इज अ लोकस ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव कम्बिनेशंस। किसका कम्बिनेशंस है, नहीं यहाँ पर देखना किसका कम्बिनेशन है ना। तो वेरियस कम्बिनेशंस ऑफ 2 इनपुट्स, है ना, 2 इनपुट्स। अब यहाँ पर से लेबर एंड कैपिटल कर दें, लेकिन 2 इनपुट्स कहते हैं। डैट क्या करेगा, प्रोड्यूस या यील्ड, यील्ड द सेम लेवल ऑफ, क्या हो जाएगा, आउटपुट, सेम लेवल ऑफ
आउटपुट हो जाएगा। अभी आइसोकॉस्ट नहीं, आइसोक्वेंट है। अच्छा बताते हैं, ये बातें हो गई। तो अब जो है अगर इसका हम कर्व बनाते हैं तो इधर अगर हम लेबर लेते हैं, इधर हम कैपिटल लेते हैं, और हम फंक्शन जो लेते हैं वो लेबर एंड कैपिटल का लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम डिफरेंट कम्बिनेशन को लेते हैं, मान लेते हैं अगर इसको इस ढंग से लें कि एक कम्बिनेशन ए होता है जहाँ पर इतना लेबर है, इतना कैपिटल है। दूसरा कम्बिनेशन अगर हम बी लेते हैं इस प्रकार कि इन दोनों कम्बिनेशन, या एक और कम्बिनेशन से लेते हैं सी कम्बिनेशन लेते हैं, तो इन तीनों कम्बिनेशन पर जो है आउटपुट जो है हमारे पास मान लेते हैं 50 kg का मिलता है, सेम लेवल ऑफ आउटपुट। इसमें आउटपुट यूटिलिटी कर्व भी इंडिफरेंस कर्व का ही है, लेकिन यूटिलिटी कर्व में हम उसको कोई वैल्यू मेंशन नहीं करते, लेकिन आइसोक्वेंट में वैल्यूज को मेंशन करते हैं। बस समझ आ रही है। तो अब क्या करेंगे कि इन तीनों पॉइंट्स को जब हम मैच कराएंगे तो हमें जो कर्व मिलेगा उसे ही आइसोक्वेंट कर्व कहेंगे। ये क्वांटिटी को शो करता है। लेबर इतना होगा तो कैपिटल इतना होगा तो इतना लेबर। हाँ, मान लेते हैं कि K1 यूनिट्स ऑफ लेबर हो जाएगा और L1 यूनिट्स ऑफ नहीं, K1 इतना जो है यूनिट्स अगर हम कैपिटल लगाएं और इतना यूनिट अगर हम लेबर लगाएं तो हमारा उत्पादन 50 kg होगा। हाँ रे IQ, या अगर हम लेबर की संख्या बढ़ा देंगे तो कैपिटल की संख्या निश्चित है कि घर गिराना पड़ेगा, क्योंकि सेम लेवल ऑफ आउटपुट लेना है। अगर दोनों को बढ़ा देंगे तो आउटपुट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेबर के बदले हम कैपिटल को या कैपिटल के बदले हम लेबर को, इस प्रकार सब्स्टिट्यूट करते हैं कि हमारा टोटल आउटपुट अनअल्टर्ड रह जाए, टोटल आउटपुट में कोई अंतर न पड़े। तो यहां पर ए से बी की ओर जाना, ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। इसी को स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट कर्व भी कहते हैं। इसका जो है नाम है MRTS LK। MRTS का मतलब क्या हो गया? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ये बताता है कि किस रेट पर, डेट शोज द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन of one input, units of one input to another input, units of another input। किस रेट से जो है हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। और इंडिफरेंस कर्व में MRS होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लेकिन चूंकि ये जो है क्या नाम है, इंडिफरेंस कर्व में MRS होता है और आइसोक्वेंट में MRTS लग जाता है। टी का मतलब टेक्नोलॉजी, मैंने ये कैसा है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन भी तो कहते हैं MRTS। एक MRS होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। हाँ, तो अब जो होता है कि जब भी किसी भी आइसोक्वेंट के स्लोप को मेजर करेंगे तो वो क्या होता है, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। उसको मेजर करने के लिए उसके जो जिस टर्म से मेजर करते हैं उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, है ना। और इसका फार्मूला क्या होता है, बस वही मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर बाय मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। जैसे उसमें क्या था MRS में क्या लिखते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में x फॉर y में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। यूटिलिटी में है, यूटिलिटी में ही ना कंसेप्ट है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। टेक्निकल मार्जिनल प्रोडक्शन, चूंकि इसमें जो है इसमें यूटिलिटी है, ये तो चूंकि प्रोडक्शन में है ना, ये तो प्रोडक्शन में है। तो प्रोडक्शन में क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर, द रेशियो बिटवीन मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर एंड मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल इज मार्जिनल रेट टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। क्यों सर यार, कोई दिक्कत?
इट इज द मेजरमेंट ऑफ स्लोप ऑफ आइसोक्वांट कर्व, आइसोक्वांट कर्व। अब जो है, अब जो है ये लगातार घटते चला जाता है। फर्स्ट यूनिट के लिए आप इतना छोड़ने के लिए तैयार हैं। नहीं समझ में बात आ रही है? इस बात को यहां समझते हैं। अच्छा देख, इसमें अगर हम बनाते हैं, ये हमारे पास IQ है, मान लेते हैं 10, ये शो करना चाहिए। तो अब देखो कि मान लेते हैं कि यहाँ पर इक्वल दूरी बना, इक्वल दूरी बनाएगी। तो देख यहाँ पर अगर हम कह दें L1, L2, L3, L4, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं, अगर हम उसको ऊपर न लिखें, मिट गया, देख यहाँ पर ये कहना है कि अब देख कि एक यूनिट ऑफ लेबर के लिए L1 से L2 यूनिट लेबर के लिए वो क्या करना है कि इतना यूनिट ऑफ कैपिटल को वो छोड़ने के लिए तैयार है ना? क्यों ऐसा होता है? इसलिए ऐसा होता है कि शुरू में इसके पास कैपिटल की मात्रा ज्यादा है। देख इतना कैपिटल है उसके पास, लेबर कम है, तो जिसकी कम होगी उसकी यूटिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। जिसकी संख्या ज्यादा है यूटिलिटी के संदर्भ में देखो, तो जिस कमोडिटी की यूनिट ज्यादा होगा उसकी यूटिलिटी कम मानी जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे मात्रा बढ़ती जाती है उसे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? घटती जाती है। अगर उसी बात को रिफ्लेक्शन हम यहाँ पर करें, तो चूंकि शुरू में कैपिटल की संख्या ज्यादा है, लेबर कम है, अतः अनदर यूनिट्स ऑफ लेबर के लिए वो मोर यूनिट्स ऑफ क्या करेगा? कैपिटल को कम करेगा। लेकिन फर्दर अगर एक यूनिट्स और हम बढ़ाते हैं तो फर्स्ट टाइम में जितना वो छोड़ने के लिए तैयार था उससे अब कम छोड़ने के लिए तैयार है ना? इसलिए लगातार ये डिमिनिश होता चला जाता है। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये लगातार क्या होता है? इसका रेशियो घटता चला जाता है। शुरू में देखिए ज्यादा रेशियो है, फिर लगातार ये रेशियो घटता चला गया, क्योंकि अब धीरे धीरे एल की मात्रा बढ़ती जा रही है, के की मात्रा घटती जा रही है, अतः इसकी मार्जिनल क्या होगा? वैल्यू माने घटती जाएगी। और जैसे जैसे वो उसकी संख्या घट रही है उसकी मार्जिनल वैल्यू क्या होगी? बढ़ती जाएगी। परिणाम क्या होगा कि अब इसके रिस्पेक्ट में वो कम छोड़ना चाहेगा। ये बात हो गई। इसे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कंटिन्यूअसली गोज डाउन या डिमिनिशिंग। बात समझ में आ रही है? अच्छा अब इसके जो है प्रॉपर्टीज हैं, इसके 3 प्रॉपर्टीज माने जाते हैं। पहला कि ये कन्वेक्स डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन या कॉन्केव अपवर्ड है। और टू आइसोक्वांट्स, 2 और मोर आइसोक्वांट्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये बातें क्लियर हो गई? सेम, एग्जैक्ट सेम। इसीलिए इंडिफरेंस कर्व को आइसो यूटिलिटी कर्व भी कहते हैं। आइसो यहां से लेके गया। इंडिफरेंस कर्व को आइसो यूटिलिटी कर्व कहते हैं या इक्यू यूटिलिटी कर्व भी कहते हैं, आइसो भी कहता है। उसी ढंग से इसको भी इंडिफरेंस या इक्यू प्रोडक्ट कर्व भी कहते हैं। इक्यू प्रोडक्ट कर्व या आइसो क्वांट कर्व। क्वांट माना क्वांटिटी से, आइसो मतलब इक्वल। आइसो प्रीफिक्स है, जिसके पहले भी आइसो लग जाएगा वो प्रीफिक्स हो जाता है, उसका मतलब बराबर हो जाता है। तो इसकी 3 प्रॉपर्टीज हो गई। अच्छा अब फैमिली ऑफ आइसोक्वांट को क्या बोलेंगे? फैमिली ऑफ आइसोक्वांट को
अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि इक्वल डिस्टेंस हो, यहां पर आप 22 भी लिख सकते हो। समझ रही है? आइसोक्वेंट मैप, अ फैमिली ऑफ आइसोक्वेंट कर्व इज आइसोक्वेंट मैप। सिंपल हो गई बातें, कोई दिक्कत नहीं। तो सेम चीज कंसेप्ट हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं, ये ओ तुम ली ना ना ना, तुम लेते रहो, हम जाने रुपेश लिया है, कपारे फोड़ देते। हंसेगी रे। डोमिनो का पिज्जा चलेगा? अच्छा ठीक। अब देखो दूसरा कर्व है कौन सा, आइसो, महासभा दम बने में सोच रही है कि देखिए जैसे ही बोले सर घूम के पढ़ाने लगे। आइसो कॉस्ट लाइन भी कहते हैं। हाँ, पहले पढ़ेगी कि नहीं? ना ना चला जाएगा। आइसो कॉस्ट का, अच्छा अगला क्लास में चला जाएगा। आपका आज हो गया 22 तारीख, अब तो इस सप्ताह ही भर क्लास है, उसका तो आप लोग आराम करिएगा, फिर हमारा आप लोग का मुलाकात खत्म। तो सेमेस्टर 2 मेरा कोई क्लास नहीं है। फर्स्ट और फोर्थ में इकोनॉमिक्स है, थर्ड में मैथ है, तब थर्ड में कहाँ रहेंगे? अरे कहाँ ठीक है रे अपना। अरे एक से एक टीचर्स आएंगे, अलग अलग लोगों से मिलिएगा, तो हो सकता है सम मे बी मोर परफेक्ट देन मी देन आई, हमसे भी बेहतर बेहतर लोग हैं। इसको कहते हैं प्रोड्यूसर्स बजट लाइन। आइसो कॉस्ट कर्व इज द प्रोड्यूसर्स बजट लाइन। जिस प्रकार उसमें भी कंज्यूमर्स बजट लाइन में स्ट्रेट लाइन था, इसमें भी स्ट्रेट लाइन आएगा। तो इसमें जो है आइसोक्वेट को कर्व को ड्रॉ करते समय आपके पास गिवन होगा, जैसे वो बजट लाइन में गिवन रहता था। नहीं रे, इसमें गिवन क्या होगा, प्रोड्यूसर्स एक्सपेंडिचर। जैसे उसमें कंज्यूमर्स इनकम रहता था ना, तो चूंकि कॉस्ट है ना, तो कॉस्ट एक तरह से एक्सपेंडिचर ना हुआ, तो हाँ, तो ये गिवन रहेगा, यहाँ गिवन लिख दिया। जैसे उसमें कंज्यूमर्स इनकम 100 रुपया मानते थे। हाँ सेम एग्जाम्पल। ये जो है इसको हम किससे मान लेते हैं, सी से, है ना, कॉस्ट हो गया, कंज्यूमर्स का टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा कॉस्ट। अच्छा, फिर आपके पास रहेगा प्राइस ऑफ इनपुट। अगर इनपुट अगर हमारे पास लेबर है, तो ऐसा करते हैं, अरे हाँ रे, गिवन रहेगा क्या क्या, प्रोड्यूसर्स का एक्सपेंडिचर लेवल, कि वो टोटल कितना खर्च करने के लिए तैयार है। मान लीजिए उस अपना बजट जो है कि हम 1 यूनिट लगाएंगे, उसमें 5000 रुपया लगाएंगे, तो टोटल एक्सपेंडिचर गिवन नहीं हुआ। अब बाजार में खरीदने जाओ तो आप पॉकेट में लेके जाओगे ना, कि मेरे पास 100 रुपया पॉकेट में रहेगा, और ये दिमाग में है कि 100 का 100 रुपया खर्च करना है, तो गिवन हो गया ना कि आपके पास गिवन 100 रुपया है। उसी ढंग से यहाँ प्रोड्यूसर्स का क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है तो 5000 रुपया खर्च करेगा। बोलो बोलो, बात समझ में आ गए? तो सी हो गया गिवन। और जो है प्राइस ऑफ इनपुट्स, तो जैसे हो गया लेबर, तो लेबर के प्राइस को आप किससे इंडिकेट करेंगे, प्राइस के किसे सेट करेंगे, प्राइस ऑफ लेबर, W4 क्या हो जाएगा, नो वेजेस कैसे होगा,
लेबर का तो वेज रेट होता है। जैसे बाजार में जाएंगे तो इसका रेट ना मिलेगा 5 रुपया, टोटल 50 रुपया नहीं बोला जाएगा, वो तो 5 रुपए के हिसाब से तो इतना लीजिएगा उतना आपको मिलेगा। बोलिए, क्योंकि वेज रेट से ना बने होगा, प्राइस ऑफ बाजार में क्या होगा, लेबर का वेज रेट दिया रहेगा, आपको जितना लेबर की जरूरत होगा उस रेट पर आप डिमांड कर लीजिए, है ना। और कैपिटल, बोल, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट की इंटरेस्ट रेट ले, हाँ दोनों का तो रेट ना दिया रहेगा। जैसे उसमें आप बनाती थी, जैसे उसमें बनाती थी बजट लाइन में, तो क्या बनाती थी, m इक्वल टू पी एक्स इंटू एक्स, यस, यही तो समझना है, ये ना टोटल बजट लाइन था। तो अब इसका बजट लाइन बना, यानी C इक्वल टू W इंटू L होगा, और I इंटू नहीं, कैपिटल को तो K से ना इंडिकेट करेंगे, इसको हम लोग W से इंडिकेट करेंगे, इसको अगर हम लोग R से भी इंडिकेट कर देते हैं, चलो इसको R से कर देते हैं, R इंटू क्या, यही ना हो गया बजट, यही ना हो गया, सेम चीज। हाँ नहीं, इस जब भी बनेगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, बजट लाइन तो स्ट्रेट लाइन है, आइसो कॉस्ट है। तो अगर हम यहाँ पर हम जाएं, चूंकि वो कंज्यूमर का बजट है, ये प्रोड्यूसर का है, आइसो क्वेंट तो केवल लेवल ऑफ, जैसे कि ये बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व में क्या डिफरेंस है, इंडिफरेंस कर्व शोज ओनली द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, a budget line shows the boundary of the consumer that get his or her satisfaction with the given constraint, which combination will give him or her the maximum satisfaction। जहां पर कि बजट लाइन टेंजेंट हो जाए उसके आइसो मैप इंडिफरेंस मैप के किसी इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट उस पर, तो वही तो बात यहाँ पर हो गई। वो दिखाता है, आइसो कॉस्ट दिखाता है, आइसो कॉस्ट क्या दिखाता है कि आइसो कॉस्ट का डिफिनेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, आइसो कॉस्ट का डिफिनेशन क्या लिखेंगे, आइसो कॉस्ट कर्व इज a locus is the locus of various, हाँ कॉम्बिनेशन भी कर सकती हो या अल्टरनेटिव भी लिख सकती हो, वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ two inputs that a producer may employ या hire with given expenditure and the prices of both
इनपुट्स। अच्छा, तो अब अगर हम सेम कंसेप्ट में लेकर आए, देखिए तीसरे महासभा कंसेप्ट क्लियर हुआ था। तो देख, मान लेते हैं कि उसका 100 रुपया एक्सपेंडिचर है, सेम कंसेप्ट। बेज रेट जो है वो जो है मान लेते हैं 5 रुपया हो गया पर लेबर, लेबर कॉस्ट हो गया ₹5 बेज रेट हो गया, और आर जो हो गया 10 रुपीज हो गया। ईच यूनिट ऑफ जो है कैपिटल का, उसके लिए उसको 10 रुपया रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है। बात समझ में आ रहे हैं? तो अब जो है वो 100 रुपया उसके पास है। तो अगर यहाँ पर यूनिट्स ऑफ लेबर एंड यूनिट्स ऑफ कैपिटल, अब जो है यहाँ पर टोटल कॉस्ट, तो अगर लेबर जो है अगर टोटल लेता है तो कितना लेबर वो ले सकता है, क्योंकि 20-2500 लेबर को मैंने एम्प्लॉयड करेगा, तो 0 कैपिटल हो जाएगा। और अगर उसका खर्चा तो 100 रुपया है, अगर ये जो है 12 करता है तो 60, तो इसको कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। अरे समझ में? फिर अगर 100 है, अगर ये 8 करता है तो 40, तो 10 है तो इसको 6 करेगा, एंड सो ऑन। अगर टोटल 100 है, अगर ये 0 जो है लेबर लगाता ही नहीं तो टोटल कैपिटल 10 लगाना पड़ेगा। तो दैट इज द कांस्टेंट। इस कांस्टेंट में वो मैक्सिमम 20 लेबर लगा सकता है या मैक्सिमम 10 क्या कर सकते हैं, कैपिटल लगा सकता है 10 यूनिट्स, या इनके बीच का कोई अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन हो उसको भी वो अफोर्ड कर सकता है। कैपिटल मतलब समझ सकते हैं मशीनरी ये सब, कोई जोड़ी नहीं है, मैंने पिछले क्लास में बताया था कैपिटल का मतलब। अब तो यहाँ बैठी थी जो आलू का ये जो है सीड्स की चर्चा किया था, पोटैटो सीड्स, तो वो तमाम कह सकते हैं पोर्शन ऑफ आइटम है ना, विच इज नॉट यूज्ड फॉर कंजम्पशन और फॉर सेलिंग, बट इट इज केप्ट फॉर द हेल्प टू प्रोड्यूस फर्दर समथिंग। किसी भी चीज को फर्दर प्रोड्यूस करने के लिए आप जो चीज आप होल्ड कर लेते हैं, जो हेल्प करता है किसी चीज, जैसे कि मान लेते हैं कि आप कोई चीज बना रहे हैं, उसमें से ही कुछ और चीज बनाकर, जैसे कि मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि आप लकड़ी का कोई वुडन का काम करता है कोई कारपेंटर, क्लियर। अब वो अपना मशीनरी लेके जाता है, जितने भी उसके पास इक्विपमेंट्स है उसकी कैपिटल है ना, ठीक है। अब कहीं पर गया और किसी जगह पर वो कोई माने वर्कआउट कर रहा है, क्लियर, तो अपनी लेबर का चार्ज ले लेगा। अच्छा, ये तो बात अलग हो गई कि कैपिटल का मतलब हमेशा मशीन ही नहीं, वो तमाम इंटरमीडिएट गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होता है उसको कैपिटल कंसीडर करते हैं। लेबर भी तो कैपिटल में, एक फॉर्म अगर लेबर लेगा तो वो कैपिटल। लेबर का मतलब क्या हो गया, लेबर जो हो गया ह्यूमन एफर्ट्स हो गया, और कैपिटल जो है वो आपका पैसिव लेबर है ना, पैसिव इनपुट है। लेबर आपका, हाँ बोलिए। लेबर को भी तो पैसा देंगे। हाँ, तो होता क्या है कि आपका जो है कुछ यूनिट्स लेबर इंटेंसिव होता है, कुछ कैपिटल इंटेंसिव होता है। जहाँ लेबर की संख्या ज़्यादा होगी लेबर इंटेंसिव होगा। अगर जो है खेती करने के लिए हम बैल का यूज कर रहे हैं तो लेबर इंटेंसिव हो गया, लेकिन हम ट्रैक्टर का यूज कर रहे हैं कैपिटल इंटेंसिव माने हो गया। तो मतलब भाई जो भी इनपुट ह्यूमन रिसोर्सेज के एक्सेप्ट जो भी होगा वो कैपिटल के अंदर आएगा और ह्यूमन रिसोर्सेज लेबर के अंदर आएगा। हाँ, अगर मान लिया मशीन है, मशीन से ही कुछ और आप मशीन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जिस मशीन से प्रोड्यूस कर रही हो वो मशीन तुम्हारा कैपिटल हो गया, और जिस चीज को तुम बाजार में बेच रही हो वो आपका मार्केटेबल चीज हो गए। जैसे मान लो कि आप हैमर बनाते हो, हैमर बनाने के लिए आपको भी हैमर की जरूरत पड़ती है किस चीज के लिए, तो उसमें से जो आप बनाई हैमर उसमें से 5 आप रख ली और बाकी जो है आप सेल आउट कर दी, तो वो 5 अपने घरेलू यूज के लिए नहीं रखी,
आप अपने इसी काम को फर्दर प्रोड्यूस करने के लिए आपको ये इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी। जैसे सिंपल सी बात है ना, अकाउंट में आइए तो अगर आप पैसे ऑफिस खर्च के लिए निकालें तो विड्रॉइंग नहीं होगा, कैपिटल से नहीं घटेगा। लेकिन पैसा अगर आपने निकाला और पर्सनल यूज के लिए कर गए तो क्या हो जाएगा, कैपिटल से आपका घट जाएगा। यही ना है, ऑफिस के लिए निकालिए तो आपका कैपिटल नहीं घटेगा। बात समझ में आ रहे हैं? ये चीजें कुछ कंसेप्चुअल है। तो कैपिटल हमेशा वो तमाम इंटरमीडिएट गुड्स विच इज यूज टू प्रोड्यूस फर्दर, माने हेल्पफुल टू प्रोड्यूस समथिंग फर्दर, किसी चीज को फर्दर कुछ प्रोड्यूस करने के लिए जो कुछ भी आप अपना पोर्शन ऑफ प्रोडक्शन को होल्ड कर लेते हैं वो आपका कैपिटल होगा। कैपिटल का मतलब प्रायः हम लोग कैश समझते हैं या मशीन समझते हैं, है ना। मैंने क्या आलू का एग्जांपल दिया था ना पिछले क्लास में, कि आलू का वो पोर्शन जो आपने होल्ड कर लिया, नॉट फॉर कंजम्पशन, नॉट फॉर सेलिंग, दैट पोर्शन ऑफ योर प्रोडक्ट इज योर कैपिटल। तो अब इसको जब हम प्लॉटिंग करोगे तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, बनेगा ना। तो यहां पर क्या बनेगा, सी वाई डब्ल्यू, सी वाई एल, सॉरी सी वाई क्या बन जाएगा, आर, जैसे एम बाई पी वाई होता था, एम बाई पी वाई होता था ना, और यहां क्या हो जाएगा, सी बाई डब्ल्यू हो जाएगा। कि आप इतना यूनिट्स जो है आप अपना गिवन एक्सपेंडिचर से आप इतना ही यूनिट्स क्या कर सकते हैं, लेबर लगा सकते हैं। हाँ, तो यहाँ तो लेबर, आप लेबर ले रहे हैं, यहाँ तो कैपिटल है। जैसे कि उसमें यूनिट्स लेते थे कि कितना यूनिट्स एक्स और कितना यूनिट्स वाई का लेंगे, लेकिन वो लिमिटेशन आपको क्या करेगा, उसकी प्राइस और आपका एक्सपेंडिचर लेवल, कि कितना यूनिट्स एक्स का लेंगे कितना यूनिट वाई का लेंगे, वो किस पर डिपेंड करेगा कि आपके पॉकेट में कितना पैसा है और उस वस्तु की कीमत कितनी है। बात समझ आ रहे हैं? तो ये जो हो गया प्रोड्यूसर्स का क्या हो गया, लिमिटेशन हो गया, एक उसकी कॉन्स्ट्रेंट हो गई। इससे बाहर का कोई भी कॉम्बिनेशंस को वो नहीं ले सकेगा, इसके अंदर की कॉम्बिनेशंस को वो कंसीडर नहीं करेगा। उसकी कंसीडरेशन क्या हुआ कि इस पॉइंट पर कोई भी कॉम्बिनेशंस को वो ले सकता है। बात समझ में आ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहां से बात समझ में आ गया ना, कंसेप्ट जो हो गया। उसमें अगर अंडर है तो बाहर तो बिल्कुल ही नहीं ले सकते, अंडर लेंगे तो वहां पे सेविंग हो जाता है, तो वहां पर आपका कुछ पैसा बच जाएगा और कंसिडरेशन में बात नहीं आती है। जितना आपका बजट है टोटल का टोटल मैंने एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। बस समझ रहे हैं ना, कि जो भी इस लाइन पर होगा वही आपका कॉम्बिनेशन लेना, उसके अंदर तो आप यहाँ पर भी ले सकती हैं। तो फिर आपका जो होगा कि स्टडी ही गड़बड़ा हो जाएगा कि यहाँ से कौन सा रेंज को चुनेंगे। और यहाँ पर तो हो गया कि ऑप्टिमम है, तो अतः हमेशा ऑप्टिमम पर कौन सा लेवल आपका बनेगा वही इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो अब जो होगा प्रोड्यूसर्स का क्या कर लेंगे, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो गया, है ना, एकदम सेम है। इसलिए हमने कहा था ना कि उसको अंत में पढ़ाएंगे, कि क्योंकि वहां यहां से इसको समझाना आसान हो जाता है। तो अब हो जाता है हम लोग प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। क्यों महासभा? हाँ, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम यानी टेंजेंट ऑफ आइसोक्वांटाइन आइसोकॉस्ट, है ना। तो अब यहां से अगर हमको ये दिखाना है तो ये हमारा इधर लेबर कर देंगे, इधर कैपिटल कर देंगे, यहां से एक कर्व बना देंगे, एक कर्व यहां से बना देंगे, एक कर्व यहां से बना देंगे। तो यहाँ IQ 1-2 की जगह पर IQ 50, IQ 60, है ना, IQ 65, कुछ भी कर सकती हो, कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल डिस्टेंस हो या इक्वल दूरी हो। तो इस स्थिति में आपका जो है ये 3 पॉइंट पर कॉम्बिनेशन है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ये तीनों पॉइंट को वो क्या कर लेगा, पर इक्विलिब्रियम बने होता है। लेकिन या वो A, B या E कर देते हैं और यहाँ B कर देते हैं।
तो वो ए बी की तुलना पे ई पे जाना पसंद करेगा प्रोड्यूसर, क्योंकि आइसोक्वेंट इस पर ज्यादा प्रोडक्शन दे रहा है, कॉस्ट सेम आ रहा है। तो डेट इज द सेम कंसेप्ट, अ प्रोड्यूसर अटेन्स इट्स इक्विलिब्रियम इज हर इक्विलिब्रियम, या ए फर्म मस्ट attain its equilibrium at the tangent point of isocost and isoquant line, है ना, where slope of budget line is just equal to slope of isoquant। तो यहां पर अगर स्लोप निकालोगी, स्लोप ऑफ यहां निकालना होगा किसका, स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट। तो क्या होगा रे, डेल्टा कैसे, लंब बटे आधार, स्लोप हमेशा होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है सी बटे आर डिवाइडेड सी बाई डब्लू, यानी कि तो उसमें नहीं पढ़ी थी पी एक्स बाई पी वाई, बजट लाइन का स्लोप पढ़ी थी पी एक्स बाई पी वाई। तो ये हो गया ना प्राइस ऑफ लेबर बाय प्राइस ऑफ कैपिटल, उसमें था प्राइस ऑफ एक्स बाय प्राइस ऑफ वाई, उसमें पड़ी थी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, तो यह मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ एल बाय मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। नहीं समझी? तो अब अगर हम यहाँ पर डिफिनेशन अगर उसको दिया जाए कि कंडीशन क्या होगा, तो स्लोप ऑफ क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट, आइसोकॉस्ट लिखना, आईसी मत लिख देना, क्योंकि आईसी से इंडिफरेंस कर हो जाएगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा एम पी एल बाई एम पी के इक्वल टू डब्ल्यू बाई आर। ये इक्वेशन हो गया प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का। वेरी सिंपल कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं। चल दो बातें और समझा दे फटाफट है। अच्छा, अब जो है इसमें एक चीज समझ ले, क्या कि यदि प्रोड्यूसर जो है अपना एक्सपेंडिचर अगर बढ़ाता है तो उसके इक्विलिब्रियम भी बढ़ जाएगा, घटाता है तो उसका इक्विलिब्रियम भी घट जाएगा। तो इस प्रकार अगर देखते हैं कि अगर ये प्रोड्यूसर्स का ये हमारा लेबर ऑफ कैपिटल देख रहे हैं, तो मतलब कि हम लोग लगातार प्रोडक्शन सेक्शन में हैं और लॉन्ग रन प्रोडक्शन में, क्योंकि दोनों वैरी कर रहा है, दोनों वैरी कर रहा है, इसलिए लॉन्ग रन प्रोडक्शन में है। बात समझ में आ रहे हैं? तो इक्विलिब्रियम यहां पर है फर्स्ट केस में। अब जो है अगर एक्सपेंडिचर बढ़ाता है तो इसका क्या होगा, पैरेलल बढ़ जाएगा, तो अब इसका कहीं पर भी हो जाएगा, है ना। इस पॉइंट से इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम हो गया, तो इस प्रकार इससे एक लाइन को मिला देते हैं डिफरेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। तो डिफरेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट्स ऑफ प्रोड्यूसर इज नोन एज एक्सपेंशन पाथ। यही एक्सपेंशन पाथ हो गया। उसमें होता था एंजल कर्व, पीसीसी आईसीसीसी। तो आईसीसी अगर अपवर्ड रहता था तो उसको एंजल कर्व कहते थे, प्राइस कंजम्पशन कर्व। हाँ, क्यों हंसी रे, है ना सेम चीज। तो आप एक बार उसको खाली देखे रखिएगा, तो इसको खाली समझे रखिएगा तो समझ में बात आ जाएगी। अब यहीं पर केवल जो है यहाँ पर एक यहाँ y यहाँ x कर दें, आज तो आप कुछ ना लिखें तो सीधे ये हो जाएगा, ये एंजल कर्व हो जाएगा। तो व्हाट इज एक्सपेंशन पथ? एक्सपेंशन पथ इज द लोकस ऑफ डिफरेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट्स ऑफ प्रोड्यूसर व्हेन द प्राइसेस ऑफ इनपुट्स आर रिमेन कांस्टेंट, प्राइसेस ऑफ इनपुट्स remain constant but the producer expenditure expanded, है ना। जब प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर अपना एक्सपेंड करता है और प्राइस ऑफ द इनपुट सेम रह जाता है, तो
तो उसके इक्विलिब्रियम लेवल, उसका बजट लाइन क्या होता है, राइट वार्ड शिफ्ट हो जाता है ना। राइट वार्ड शिफ्ट होने से उसका इक्विलिब्रियम जो है किसी नए पॉइंट पर बनेगा। बात समझ में आ रहे हैं। ये एक कंसेप्ट यहां पर फिनिश्ड हो जाता है। एक छोटी सी बात और आपको सिखला दे कि इसमें एक चीज और सिखला दें कि एक तो बात ये हो गई, प्रोड्यूसर्स के इक्विलिब्रियम का दो मेथड्स पढ़ाया जाता है। एक होता है, सेम चीज की ही बात है लेकिन उसको दो ढंग से समझी जाती है। एक जो है उसको बोलते हैं लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन मेथड। एक प्रोड्यूसर्स का इक्विलिब्रियम दो मेथड से मेंटेन की जाती है। एक है लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो है आउटपुट लेवल गिवन रहेगा। आपका आउटपुट लेवल गिवन रहेगा, उससे आप अपने कॉस्ट को किस प्रकार मिनिमाइज करते जाएंगे, क्योंकि दो ही चीज होगा। एक प्रोड्यूसर्स का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, या तो उसका कॉस्ट जो है मिनिमाइज हो जाए या आउटपुट मैक्सिमाइज हो जाए विथ गिवन कंस्ट्रेंट। अगर कंस्ट्रेंट नहीं रहेगा तो इन्फिनाइट तक चला जाएगा। अगर लिमिट नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो इन्फिनाइट तक जाएगा। तो बाउंड्री बनाइएगा ना कि इस बाउंड्री से बाहर नहीं जानी है। तो एक में क्या होगा कि आउटपुट लेवल गिवन होगा, तो उसमें क्या करेगा कि अपने कॉस्ट के लगातार वो घटाते बढ़ाते हुए देखेगा कि उस आउटपुट लेवल को फाइंड जो है ऑब्टेन करने के लिए उसको मिनिमम कितना कॉस्ट करना होगा। श्रेया बात समझ में आ रही है। तो अब अगर मान लो कि उसका आउटपुट लेवल दिया हुआ है, ये मान लेते हैं कि आउटपुट लेवल दिया हुआ है। अब वो क्या करेगा कि अब क्या दिया हुआ है, प्राइस ऑफ द इनपुट्स। प्राइस ऑफ द इनपुट्स है, तो अपनी बजट जब बढ़ाता है तो वो क्या करता है कि वो इतना ले लेता है, तभी देखता है कि वो अचीव नहीं कर रहा है। फिर क्या करता है, अपना एक्सपेंडिचर लेवल को और बढ़ाता है। पर आपको क्या दिया हुआ है, जैसे आप पहले फिक्स नहीं कर सकते कि हमको 50 केजी उत्पादन करना है, फिक्स हुआ कि नहीं, तो हमको कितना लागत लगेगा। सोचिए प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये बात आएगी। होता है ना कि भाई हमको 50 केजी प्रोडक्शन देना है, अब बाजार में इतना, इस रेट से लेबर मिलेगा, इस रेट से कैपिटल मिलेगा, तो आप सोचते हैं कि चलो इतना रुपया लगाते हैं। उतना रुपया लगा कर आप आते हैं तो देखते हैं कि वो लेवल को आप फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं। अतः क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर को बढ़ाएंगे। तो एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे तो फिर आप आ गए, फिर नहीं हो रहा है तो फिर एक्सपेंडिचर और बढ़ा दिए, तो देख रहे हैं कि ज़्यादा हो गया। तो इस प्रकार एक्सपेंडिचर को एडजस्ट करते करते एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो आपको क्या करेगा, इसको टेंजेंट कर देगा, है ना। तो इसको आपका टेंजेंट कर देगा। बात समझ में आ रहे हैं क्या हम कहना चाह रहे हैं, ये टेंजेंट कर देगा मतलब कि ये पॉइंट हो जाएगा उसका। तो ये जो कंसेप्ट हुआ ये क्या हुआ, लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। कॉस्ट वैरी करेगा तो इसमें डिफरेंट जो है आइसो कॉस्ट कर्व बनेगा, लेकिन आइसो कॉस्ट कर्व एक रहेगा, क्योंकि आपका तो आउटपुट फिक्स्ड है तो कॉस्ट वैरी करेगा। तो ये इसीलिए इसका नाम क्या बना, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। मैंने इस आउटपुट को प्राप्त करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए मिनिमम कॉस्ट कितना लगेगा। बात समझ में आ रहे हैं। और दूसरा जो है एक कंसेप्ट, दूसरा जो है इसमें आपका कंसेप्ट है वो है आउटपुट मैक्सिमाइजेशन। आउटपुट मैक्सिमाइजेशन सेकंड जो है वो है क्योंकि एक प्रोड्यूसर
अपनी जो है इक्विलिब्रियम कहाँ करेगा, या तो एक सर्टेन आउटपुट के लिए उसका जो है कॉस्ट मिनिमम हो, या एक गिवन एक्सपेंडिचर में वो मैक्सिमम कितना आउटपुट ले सकता है। श्रेया, कंसेप्ट समझ में आ रही है? आउटपुट मैक्सिमाइजेशन। जो एक्सपेंडिचर पहले फिक्स कर लिया, हाँ, इसमें क्या होगा कि आपका कॉस्ट इज फिक्स्ड, कितना मैक्सिमम आउटपुट, हाँ, कि हमको 500 रुपया खर्च करना है, उसमें ज्यादा से ज्यादा आउटपुट। हाँ, तो अब उसमें क्या होगा कि एक में एक ही वो कॉस्ट लाइन बनेगा। तो अब आपने आउटपुट बनाया ये, तो आप इसको और आगे की ओर बढ़ा सकते हैं, ये हो गया। तो आपका एक प्रोड्यूसर्स का इक्विलिब्रियम यहाँ होगा। यही आए नहीं आएगा कि अगर आपको कहेगा डिस्कस, अगर आपको तो एमसीक्यू है, अगर ये आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होता तो डिस्कस प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम या डिस्कस प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम विद द कंसिडरेशन दैट व्हेन आउटपुट इज फिक्स्ड एंड व्हेन कॉस्ट इज फिक्स्ड, क्योंकि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का इस तुम्हारी किताब में भी होनी चाहिए। देखिए वाले पन्ना निकाल, वो तुम्हारी 12th वाली किताब में नहीं है, खोलो, हाँ, प्रोडक्शन में आ, जहां पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम ली होगी, तो ये दो कंसेप्ट, इसको शायद आप लोग देख लोगे तो आ जाएगा। है हाँ, एक्सपेंशन पाथ के बाद होगा, हाँ, है ना। क्या क्या लिखा, देख हेड बनाया है, आउटपुट मैक्सिमाइजेशन सब्जेक्ट टू कॉस्ट कांस्टेंट, हाँ, कॉस्ट मिनिमाइजेशन सब्जेक्ट टू आउटपुट कांस्टेंट। और किसके हेड में बनाया है, ऊपर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कंसेप्ट लिखा है, आखिर वो क्या करना चाह रहा है। उसके पहले आइए तो बात समझ में आ जाएगी, क्या किस टाइटल में बनाया है, क्या लिखा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का लाइन पढ़िए, ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन। तो आप इस चैप्टर्स को पढ़ लीजिएगा, या इसको स्नैप करके उसमें लगा दीजिएगा, माने ग्रुप में डाल दीजिएगा, जिसको इच्छा होगी पढ़ लेंगे। तो ये तो उसमें कंसेप्ट है, बात समझ में आ गई सर या, कि इसमें जब प्रोड्यूसर्स के इक्विलिब्रियम करेंगे तो उसमें दोनों कंसेप्ट रखेंगे। एक कंसेप्ट ये होगा कि जब वो आउटपुट को मैक्सिमाइज करे तो उस स्थिति में कॉस्ट गिवन रहेगा, यानी कॉस्ट लाइन एक रहेगा, उसमें देखना कॉस्ट लाइन एक होगा, एक ही को लाइन होगी। और अगर कहेगा ये आउटपुट फिक्स्ड रहेगा तो मोर देन ये इसमें इंडिफरेंस कर्व, आईक्यू कर्व होगा और कई आइसोक्वांट कर्व होगा। तो कॉस्ट मिनिमाइजेशन में कौन होगा, ये वाला, इसमें एगो आईक्यू होगा देख, और कई जो है आइसोक्वेस्ट होगा, दो या दो से अधिक आइसोकॉस्ट होगा उसमें। अच्छा, अब ये वाला केस में देख, इसमें एगो बजट, एगो जो होगा तुम्हारे पास देख ऐसे कॉस्ट लाइन होगा, और इसमें जो है आउटपुट देख, उसमें देख एक से अधिक आइसोक्वेंट कर्व होगा, लेकिन एक कॉस्ट कर्व होगा। ये हम शुरू में पढ़ते थे तो बड़ा कंफ्यूज होते थे कि कहना क्या चाहता है। हाँ, ये हम उस समय नहीं पढ़े, बाद में हम इसको हुआ तो एक दिन ऐसे ही पढ़े तो दिमाग में फ्लैश किया यही बात कि उसमें एक माने उसमें मल्टीपल जो है कॉस्ट लाइन है और एक इनपुट लाइन यानी ये आइसोक्वेंट है, तो मतलब मैंने आइसोक्वेंट को फिक्स्ड कर दिया, कॉस्ट को वो बदल कर देख रहा है कि किस एक्सपेंडिचर पर जो है उसके साथ टेंजेंट हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट इज द कंडीशन ऑफ ए प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहे हैं? इसमें एक कंसेप्ट और रह जाता है तो अगले क्लास में करा देंगे, वो है फिजिबल एरिया। फिजिबल, हाँ, फिजिबल या फिजिबल भी बोलते हैं, फिजिबल, FEASIBLE, फिजिबल, ये यूज होता है इन फिजिबल एरिया और फिजिबल रिज लाइन्स, RIDGE, रिज लाइन्स, ले नहीं दिया, एक रिज लाइन का
होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन तो वो हो गया कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ये कॉफ डगलस हम पिछले क्लास में बताए थे, कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन ए एल टू पावर अल्फा और बी टू पावर के बीटा, के टू पावर बीटा, अल्फा बीटा ऊपर दे रखा है, ये भी दिया होगा। अरे जैसे दिया होगा Q इक्वल टू ए एल अल्फा के बीटा, वन माइनस अल्फा क्या होगा? अच्छा अब फिर तो एल पर क्या दिया है? तो क्या दिक्कत पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ और कांस्टेंट में रहेगा तो कभी कभी ये करता है कांस्टेंट टर्म्स टू स्केल में एल अल्फा और के पर वन माइनस अल्फा। कैसे हुआ? ये कांस्टेंट टर्म्स टू स्केल है। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है? अल्फा प्लस बीटा रे नफीस वन, सॉरी महासभा वन, इसलिए बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसे कंफ्यूजन में दे देता है। तो अल्फा बीटा को जोड़ेंगे वन होगा तो कांस्टेंट टर्म्स टू स्केल मैंने बताया था। और अल्फा प्लस बीटा इज मोर देन वन तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, और अल्फा प्लस बीटा लेस देन वन इक्वल टू डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो इक्वल में क्या होगा? तो फिर अल्फा को बीटा को बदल सकते हैं ना अल्फा के फॉर्मेट में, एक अल्फा एक वन माइनस अल्फा, ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है। फिजिबल, इस कंसेप्ट को अगले क्लास में, फिजिबल का मतलब क्या हो गया? फिजिबल देख डिक्शनरी में, जब तक हम इसको शट डाउन करते हैं, फिजिबल एक टर्म्स आएगा और रिज लाइन्स, ये इसमें आता है प्रोडक्शन सेक्शन में। मतलब कि प्रत्येक कॉम्बिनेशन जो है वो फिजिबल नहीं होती है। फिजिबल बहुत अच्छा वर्ड यूज होता है। संभव, कि जहां प्रोडक्शन संभव हो। एक प्रोड्यूसर्स के लिए हर एरिया जो है वो फिजिबल एरिया नहीं है, पॉसिबल एरिया नहीं है कि प्रोडक्शन को वहां ऑपरेट करता रहे। समझ रही है? तो उसमें कंसेप्ट आता है रिज लाइन का, तो 10-15 मिनट उसमें लग जाएगा। तो एक बार इसको सब पढ़ लेना और वाला स्नैप करके भेज देना। समझ रही है? तो फिजिबल वाला देखेंगे मेरे पास कहीं से होगा तो हम भेज देंगे, पहले पढ़ा देंगे तब भेज देंगे, ताकि इससे संबंधित तमाम बातें मिली रहे। द एरिया इन विच समथिंग इज पॉसिबल। जैसे आप पढ़ी होगी लीनियर इक्वेशन में कभी कभी कि आपका कोई अगर है तो एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है। तो अब जो ये एरिया हुआ, ये एरिया इसका कौन सा एरिया हो जाएगा? फिजिबल एरिया हो जाएगा। आप लोग कभी लीनियर प्रोग्रामिंग में इक्वेशन जब बनाई थी उसमें, तो उसमें जो शेडेड एरिया करते हैं उसको आते हैं, तो उस एरिया को क्या बोलते हैं? फिजिबल। फिजिबल या फिजिबल जो भी उच्चारण है, ये सब टर्म्स आता है, आना चाहिए। तो क्लास समझ में बात आ गई? आइसोकॉस्ट, आइसोक्वाइंट क्लियर हुआ मिस्टर उपेश? डोमिनो बाकी रहा है ना सर? या चला जाएगा क्लास एंड होते होते।